अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। बेसिकली जब भी आप केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं, तो उसमें चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस केमिकल भी हो सकते हैं, फिज़िकल भी हो सकते हैं। तो हम आज बेसिकली उन टाइप्स को स्टडी करेंगे जो केमिकल चेंजेस हैं। पहला फर्स्ट वन दैट इज़ एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन, और उसके बाद जो अगला है वो है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है। एक्सो मीन्स एग्जिट और थर्मिक मीन्स थर्म और रिएक्शंस मीन्स अ चेंजिंग। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हीट रिलीज आउट होती है सिस्टम में। हीट मूव आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से बाहर चली जाती है, यानी जो आपके रिएक्शंस हो रहे हैं उनसे बाहर चली जाती है, सराउंडिंग में चली जाती है। इस तरह से कुछ लिख सकते हैं आपके रिएक्टेंट 1 जब कंबाइन होता है रिएक्टेंट 2 के साथ तो प्रोडक्ट बनता है, और ये प्रोडक्ट के साथ आपके पास जो मिलती है चीज़ वो है बेसिकली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेल्टा एच से करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए साइन नेगेटिव यूज़ करते हैं। इस नेगेटिव का साइन का मतलब बिल्कुल भी सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जब हम आगे इंथैल्पी वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि इस माइनस के साइन को सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उन स्टूडेंट्स की मिस्टेक है, उसको याद रखिएगा। ये नेगेटिव का साइन सिर्फ और सिर्फ हीट इवॉल्व हो रही है इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी है ऑफ कोर्स, उसकी मेजरमेंट करेंगे हम। मेजरमेंट के लिए जो यूनिट है हमारे पास जूल्स है। एक जूल जो है वो 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में आपके हेल्प करता है। अगर आप इसके बड़े यूनिट की बात करें तो किलो जूल हो सकता है, जो 1000 जूल्स के बराबर होगा। एनर्जी कैसी है? ऑफ कोर्स इस रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, जब भी ये रिएक्टेंट हीट एनर्जी को इवॉल्व आउट कर रहा है ताकि ये अपने प्रोडक्ट की तरफ आ सके। अगर आप ये वाली स्टेटमेंट देखें तो डेल्टा एच मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो चेंज इन हीट है, इंथैल्पी, वो इनिशियली तो कम होती है लेकिन फाइनली वो ज़्यादा हो जाती है इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो रिएक्शन में सराउंडिंग्स में क्या होता है, बेसिकली हीट इवॉल्व होती है बाहर। तो इनिशियली तो सराउंडिंग की हीट कम है लेकिन फाइनली सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्राफ बहुत अच्छे से इस बात को प्रूव करता है, जो भी स्टेटमेंट्स हमने कही कि H1 जो है इनिशियल स्टेट ऑफ द टेम्परेचर है जहाँ पे आपका रिएक्टेंट लाई करता है, और प्रोडक्ट तक आने के लिए उसको अपनी एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, यानी उसको अपने लेवल को डिक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि वो मीट अप कर सके अपने प्रोडक्ट के लेवल से। तो ये जो H1 है ये इनिशियल स्टेट की हीट है, इनिशियल स्टेट की इंथैल्पी है। इंथैल्पी बेसिकली हीट एनर्जी को कहते हैं सिस्टम की, जो रिएक्टेंट है। अब उसको यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए बेसिकली ई एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा हीट के फॉर्म में। जब रिएक्टेंट एनर्जी को इमिट करेगा हीट के फॉर्म में तो वो दूसरे एनर्जी के स्टेट में आ जाएगा, दैट इज़ H2। बेसिकली ये H2 है आपका प्रोडक्ट। जब भी आप बात करेंगे एनर्जी और टाइम की, यानी जैसे जैसे एनर्जी में चेंजेस आते जाते हैं टाइम इंक्रीज होता जाता है, टाइम आपका आगे जाता है और थोड़ी इतनी ही देर में आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, इवॉल्व हो जाती है हीट एनर्जी सिस्टम की। और इसी तरह जब सिस्टम की एनर्जी निकल कर बाहर चली गई तो इसका मतलब है जो टेस्ट ट्यूब जिसमें रिएक्शन हो रहा था उसका टेम्परेचर लो होगा क्योंकि हीट एनर्जी निकल गई, और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि सराउंडिंग में हीट एनर्जी अब आ गई है। कूलिंग जो है आपकी वो बेसिकली जो आपकी स्वेटिंग है, इवेपोरेशन है, वो बेसिकली आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल्स हैं कुछ। कंडेंसेशन इसकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंडेंसेशन में भी हीट एनर्जी इमिट होती है। जब भी आप बात करते हैं मेकिंग ऑफ बॉन्ड की, जब भी आप बात करते हैं मेकिंग ऑफ बॉन्ड की, तो आप कंसीडर कर सकते हैं उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होती है। फ्रीजिंग भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेसिकली फ्रीजिंग में क्या होता है, जो वाटर है, जो भी उसकी हीट एनर्जी है, उसको जमने के लिए उस हीट एनर्जी को सिस्टम को देना पड़ेगा, बाहर रिलीज करना पड़ेगा। इसीलिए वाटर ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है आफ्टर कीपिंग दैट अ लॉन्ग टाइम इन द रेफ्रिजरेटर। जैसे ही आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या होता है, बेसिकली उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से हीट एनर्जी बाहर निकल के चली जाती है और वो फ्रीज हो जाता है। डिजोल्विंग एनहाइड्रस सॉल्ट, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिखा हुआ है यहाँ पे, जब आप उनको वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं तो हीट एनर्जी इमिट आउट होती है। बहुत सारे टॉयज़ भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, कुछ बलून्स हैं इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एंड एसिड्स, वो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जैसे है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो कुछ विस्परिंग होगी, कुछ धुआं निकल कर बाहर आएगा। बेसिकली दैट धुआं इज द रीज़न ऑफ दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स हमने स्टार्टिंग के ये पढ़े, ये इसके फिजिकल चेंजेस थे। अब आप केमिकल चेंजेस की तरफ अगर आप चलें, या केमिकल जो डीप केमिकली, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल चेंजेस। कंबशन ऑफ फ्यूल, और उसके बाद है रेस्पायरेशन यानी जब आपके ग्लूकोज वाटर के साथ ग्लूकोज आपके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, और फिर उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। तो दैट इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पायरेशन के बाद जो अगला कंबशन, रेस्पायरेशन, और उसके बाद जो लास्ट वन है वो है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब एक एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है। लास्ट आपका कोरिजन जब आपके जंग लगता है, जब कोरिजन स्टार्ट होता है आयरन और वाटर का कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन उसके लिए यू नीड टू स्टे ट्यून ऑन द चैनल। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शेयर द वीडियो टू शेयर द नॉलेज। थैंक यू सो मच।